Hello guys, so today we're gonna start financial management chapter number 9 business studies class 12th. So इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट में आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन, सेकंड पार्ट में फाइनेंशियल प्लानिंग, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, और थर्ड पार्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टर्म आती है बिजनेस फाइनेंस. इस टर्म का क्या मतलब है? जो पैसा हमें चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, तो इसको कहते हैं बिजनेस फाइनेंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? अब ऑल फाइनेंस कम्स एट सम कॉस्ट एंड नीड्स टू बी केयरफुली मैनेज्ड. सो हमें मैनेज करना होता है पैसे को, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और क्यों करना होता है? बिकॉज ऑल फाइनेंस कम्स एट सम कॉस्ट. मतलब हर जगह से पैसा लेने के लिए हमें कुछ पैसा देना भी पड़ता है, ठीक है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड यूजेज ऑफ फाइनेंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट और यूजेज ऑफ फाइनेंस होता है. मतलब कि ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मीन्स जहाँ से हम बिना वेस्ट करे पैसा उठा पाएँ और उसको यूज़ कर पाए इन एन ऑप्टिमल वे. ऑप्टिमल मीन्स मोस्ट सूटेबल और मोस्ट कह लो जिसमें आपकी कोई वेस्टेज ना हो, ठीक है, उस वे में, ठीक है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें उस वे में पैसा उठाना चाहिए कि हम ज़्यादा भी ना लें और कम भी ना लें. क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हम जितना लेंगे उतना तो हम कहीं ना कहीं वेस्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं लगा देंगे. बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आपके पर्स में 100 रुपीज़ हैं और आपको 100 ही चाहिए तो अच्छी बात है. पर अगर आपके पास 200 रुपीज़ है पर आपको 100 चाहिए तो आप कहीं ना कहीं जो है वो 200 भी स्पेंड कर ही आओगे, ठीक है. ऐसा तो होता है, मेरे साथ होता है, बाकी पता नहीं. और अगर आपको 100 रुपीज़ चाहिए और आपके पास 50 रुपीज़ हैं तो ऑब्वियसली आपको 100 रुपीज़ ही चाहिए, तो आप कम तो नहीं उठाओगे, ज़्यादा ही उठाओगे. पर ये है कि आप ज़्यादा भी ना उठा लो कि आप उसको वेस्ट कर दो, क्योंकि उसके बदले भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. अगर आप डेट इशू कर रहे हो, मतलब कि डेट ले रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो आपको उसके बदले अपना डिविडेंड प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है. देन द फाइनेंस सो प्रोक्योर्ड नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ मैनर दैट द रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट एट विच प्रोक्योरमेंट हैज़ टेकन प्लेस. इसका मतलब है कि इस वे में इन्वेस्ट करना है पैसे को कि जो उससे रिटर्न आएगा वो कॉस्ट को एक्सीड कर जाए. यानी कि जितने पैसों पे, सपोज मैं डेट लेने जा रही हूँ, ठीक है, मैंने लेना है 1 लाख का डेट, उसके ऊपर मेरे को 10,000 का इंटरेस्ट पड़ेगा, ठीक है. और साथ ही साथ पैसा उठाने का जो मेरे को पड़ेगा वो 1000 रुपीज़ मेरी कॉस्ट आएगी. सो टोटल मिला के 11,000 जो है वो मैंने पे करना है इन ऑर्डर टू पिक 1 लाख, ठीक है. अगर मैं सेम शेयर इशू कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मेरे को अपने काफ़ी शेयर्स बांटने पड़ रहे हैं और उसके अंदर मेरे को अपना 20,000 का प्रॉफिट जो है वो बांटना पड़ रहा है. तो तब जाके मैं 1 लाख उठा पा रही हूँ किसी से. तो मैं क्या चुनूँगी? ऑब्वियसली मैं चुनूँगी जिसमें मेरे को जो है कॉस्ट कम पड़ रही है. एक तो कौन सा डेट, ठीक है, और उसको मैं उस वे में लगाऊंगी अपने बिजनेस में कि ये जो जितना मैंने पैसा लगाया उस पर, ठीक है, मतलब कि 11,000 और 1 लाख, ठीक है, इन दोनों को मिला के मेरे कितने हो गए? 1,11,000. तो अब मेरे को क्या करना है कि इस पैसे से ज़्यादा पैसा कमाना है ताकि मेरा कोई लॉस ना हो और मैं उनको इंटरेस्ट भी टाइम के साथ पे कर दूँ, ठीक है ना. तो इसका मतलब यही है कि जिस कॉस्ट पे आपने उठाया उससे ज़्यादा आपको कमाना पड़ेगा, ठीक है. ऊपर से इसका मतलब यही है. उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? फ्यूचर ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसा ही नहीं है बिजनेस चलाने के लिए सो बिजनेस तो बंद करना पड़ेगा. नहीं, ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस. सो सारी की सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आइटम्स हैं उनको ये डिसीजंस जो है अफेक्ट करते हैं.
The role of financial management cannot be overemphasized since it has a direct bearing on the financial health of the business. बस इसका मतलब यही है कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब अच्छे से करनी चाहिए, बिकॉज पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पे पड़ता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल, अब जो मेन पॉइंट्स करने हैं, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, इसको चाहे आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस ये फर्स्ट पॉइंट कर लेना। अब ये देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या हैं। Size and composition of fixed assets of the business. Example, a capital budgeting decision to invest a sum of rupees 100 crores in fixed assets would raise the size of fixed assets block by this amount. क्या होगा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, उसके अंदर कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि हम 100 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करें किसी फिक्स्ड एसेट में, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फिक्स्ड एसेट का ब्लॉक है वो 100 करोड़ से रेज हो जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, फिक्स्ड एसेट का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। सो एक पॉइंट तो ये था। सेकंड, द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स। अब हमने देखना है कि करंट एसेट्स का क्या क्वांटम है। With an increase in the investment in the fixed assets, there is an equivalent increase in the working capital requirements. Decisions about credit and inventory management affect the amount of debtors and inventory, which in turn affect the total current assets and their composition. करंट एसेट्स होते क्या हैं, जो हमें डे टू डे रनिंग के लिए चाहिए होते हैं बिजनेस की। ठीक है, जो वन ईयर के अंदर जो एसेट्स मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम फिक्स्ड एसेट्स में लगा रहे हैं तो हमें ज़्यादा करंट एसेट्स भी चाहिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, अगर हम अपने लैंड और ले रहे हैं तो उस लैंड पे कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, और उस पर जो काम करेंगे उसको करंट एसेट कहेंगे। अब देखो, अगर हमने एक न्यू मशीन परचेज करी है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट बढ़ गया, उससे क्या होगा कि हमारा सामान बढ़ता जाएगा, मतलब जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स वो बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, हम इन्वेंटरी ज़्यादा अपने पास रख पाएंगे, और वो इन्वेंटरी क्या है, हमारी करंट एसेट। तो अगर हमारी फिक्स्ड एसेट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली करंट एसेट भी बढ़ेगी। Then we have amount of long term and short term funds to be used. An organization wanting to have more liquid assets would raise relatively more amount on long term basis. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विड एसेट्स चाहिए, लिक्विड एसेट्स क्या होता है कि ज़्यादा कैश चाहिए। ठीक है ना, लिक्विडिटी होता है कि कैश होना, तो कैश चाहिए ज़्यादा, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन लेंगी। ठीक है ना, कि ताकि उनको सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़े, ज़्यादा डिविडेंड वगैरह ना लेना पड़े, शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं लेंगे। ठीक है ना। देन देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है। लिक्विडिटी होता है कि आपके हाथ में कैश है, ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी लिक्विड है वो प्रॉफिटेबल भी है। आई एम रिपीटिंग, ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी जिसके पास लिक्विड एसेट्स हैं वो प्रॉफिटेबल भी है, ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी प्रॉफिटेबल है वो लिक्विडिटी में है। ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉफिटेबल का मतलब है कि जितना आपने पैसा लगाया उससे ज़्यादा आप कमा रहे हो। ठीक है, आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। लिक्विड क्या होता है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, पर आपके पास कैश पड़ा हुआ है। ठीक है ना, चाहे वो आपको भी देना है, चाहे वो ट्रेड पेबल्स है, ठीक है, चाहे वो क्रेडिटर्स का पैसा है, जो भी है, पर वो आपका लिक्विडिटी का है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अभी आपको पैसा नहीं आया, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा आ चुका है, अभी आपको रिसीवेबल्स मिलने, अभी आपके डेटर्स पड़े हुए हैं, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी उसको बोलेंगे इधर। ठीक है, और इसके अंदर द अंडरलाइंग असम्पशन हियर इज दैट करंट लाइबिलिटीज कॉस्ट लेस देन एनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसके अंदर एक असम्पशन होनी चाहिए कि जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी थी, जो हमने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। ठीक है ना, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का 5 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है। मतलब कि करंट लाइबिलिटीज़ की जो कॉस्ट है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ से कम है, क्योंकि अगर हमें लिक्विड कंपनी चाहिए
ठीक है ना। तो हमारे पास जो लोन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन वी हैव ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एक्सेट्रा। अब लॉन्ग टर्म को भी हमने कैसे मैनेज करना है, डेट करें या इक्विटी करें, ठीक है, या डेट या इक्विटी क्या करें। ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस द प्रोपोर्शंस टू बी रेज्ड बाय द वे ऑफ डेट and or equity is also financial management decision. The amounts of debt, equity, share capital, preference share capital are affected by financing decision which is a part of financial management. अब ये FM है financial management, जो कि मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ और आगे भी आपको शॉर्ट में मिलेगा काफ़ी जगहों में। सो वो कह रहे हैं कि जो भी आप डिसीजन लेंगे डेट और इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला लॉन्ग टर्म फाइनेंस को, कि आप क्या डेट लेंगे या इक्विटी लेंगे, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है, ठीक है। देन all items in the profit and loss account, for example interest expense depreciation etc. वो कह रहे हैं कि जो भी इस सब में आइटम्स हैं सारी, ठीक है, उनके बारे क्या है। हायर अमाउंट ऑफ डेट मीन्स हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस इन फ्यूचर एंड यूज ऑफ हायर इक्विटी मीन्स हायर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। सिमिलरली इन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस विच इज द रिजल्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट्स ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है अगर आप डेट ज़्यादा लेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप ज़्यादा इक्विटी देंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट बांटने पड़ेंगे, और अगर आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन से अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है तो वो आपके ओवरऑल बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसको अफेक्ट करेगा। देन इसका एक कंक्लूजन क्या निकला कि द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय क्वालिटी ऑफ इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिजनेस की। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑब्जेक्टिव जो आपको रट्टा होना चाहिए, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, इसी को हमने इधर एक्सप्लेन करना है बस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसको क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। ये भी बोल सकते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, इट इज़ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर कौन होता है, ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस कोई शुरू करता है किस मोटिव से करता है, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, ठीक है ना। और डे बाय डे उसको क्या होता है कि मेरा पैसा बढ़े, ठीक है ना। सो इस पैसे को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं वो अलग अलग चीज़ें लाते हैं बिजनेस में। सो उस सब को मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ के अंडर लाते हैं, क्योंकि प्राइमरी एम जो होता है बिजनेस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्या होता है कि वो अपने शेयर होल्डर ओनर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाए। ओके, द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेज इफ द बेनिफिट फ्रॉम डिसीजन एक्सीड द कॉस्ट इन्वॉल्व। ऑब्वियसली अब जो बिजनेस का शेयर प्राइस है वो इंक्रीज करेगा अगर जो बेनिफिट है वो डिसीजन का, अगर सपोज करो आपने कोई डिसीजन लिया, ठीक है ना, उसमें आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी 10,000, बट आपको कितने का प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, तो इट इज़ अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर शेयर मार्केट प्राइस। क्या होगा, अगर आपका ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो आपका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। द शेयर होल्डर्स गेन इफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द मार्केट इंक्रीजेस। Those decisions which result in decline in the share price are poor financial decisions. अब वही, अगर आपने 10,000 लगाया पर आपको लॉस हो गया, ठीक है ना, 10,000 का लॉस हो गया, आप लॉस में चले गए हैं, सो इट इज़ अ बैड फाइनेंशियल डिसीजन, पुअर फाइनेंशियल डिसीजन। तो इसके कारण क्या होगा, जो आपकी शेयर की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। Then, thus the objective of financial management is to maximize the current price of the equity shares of the company or to maximize the wealth of the shareholders. इसमें से आप ये वाला याद कर लें तो वही बहुत है, maximize wealth of the shareholders, ठीक है। Example, when an investment decision is taken, the aim of financial management is to ensure that benefits from the investment exceed the cost so that some value addition takes place. Value addition यहाँ पे बहुत important keyword है। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ शार्क्स जो है जैसे कि नमिता, वो इन्वेस्ट करते हैं कोई भी बिजनेस में ये देखकर कि क्या वो वैल्यू ऐड कर पाएंगे कि नहीं। पीयूष भी कई बार बोलते हैं कि मैं इस बिज़नेस में वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊँगा, सो आई एम आउट। सो यहाँ पे
यहाँ पे वो ये बोल दें या फिर वो बोलते हैं हमें यहाँ पे एग्जिट नहीं दिख रहा है। एग्जिट नहीं दिख रहे का मतलब होता है कि वो वैल्यू नहीं ऐड कर पाएंगे और उनका पैसा नहीं बनेगा उस बिज़नेस में, ठीक है ना। इसलिए वैल्यू एडिशन का मतलब भी यही होता है कि अपने जो ओनर है उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ठीक है ना। When finance is procured, the aim is to reduce the cost so that value addition is even higher, ठीक है। और जब फाइनेंस हम प्रोक्योर करते हैं, कहीं से उठाते हैं कहीं से मनी को, तो क्या होता है, जो उसका एम होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है ताकि जो वैल्यू एडिशन है वो ज़्यादा हो जाए। देखो अब अगर हम देखें चॉकलेट बना रही है कोई कंपनी, ठीक है, अब उसकी चॉकलेट जो है वो एक चॉकलेट 2 रुपये में बन रही है और वो उसको 10 रुपये में बेच रही है, ठीक है। अब यही अगर वो ज़्यादा पैसा उठाती है और ज़्यादा स्केल पे बना रही है तो उसका क्या हो रहा है अब कि 1 रुपये में अब वो चॉकलेट बन रही है और वो उसको 10 रुपये में ही बेच रही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुई, पर यूनिट में आपको 1 मोर रुपी का प्रॉफिट हो रहा है। सो पर यूनिट में अगर इतना हो रहा है और अगर आप इतनी ज़्यादा सेल कर रहे हो तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होएगा, इससे आपकी वैल्यू ऐड ज़रूर होगी, ठीक है ना। सो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, वैल्यू एडिशन, ठीक है जी। देन वी हैव फाइनेंशियल डिसीजंस, सेकंड टॉपिक। फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, जो भी डिसीजन फाइनेंशियल मैटर्स के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और ये 3 टाइप्स की होती हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। सो वी आर गोना स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन. This decision relates to the careful selection of assets in which funds will be invested by the firms. ठीक है, वो एसेट्स जहाँ पे जो फर्म्स है वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे उनको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। बहुत केयरफुली लेने पड़ते हैं क्योंकि इनको रिवर्स नहीं किया जाता। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था 100 करोड़ इन्वेस्ट करे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, तो बहुत मुश्किल है। आप ये 100 करोड़ आप इजीली नहीं वापस ला सकते हैं अगर आपको इसको रिवर्स करना हुआ। ये इरिवर्सिबल टाइप ऑफ डिसीजन है, ठीक है ना। सो इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली लेना पड़ता है। इट कैन बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वेरी क्रूशियल डिसीजन एज दे अफेक्ट अर्निंग कैपेसिटी इन लॉन्ग रन। सो ऑब्वियसली अगर आपने बहुत सारा पैसा लूज़ कर दिया है, गवा दिया है, तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा, आपकी अर्निंग कैपेसिटी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। They involve huge amount of investment and are irreversible except at a huge cost. मतलब कि irreversible है टाइप ऑफ, जब तक आप इसके लिए रिवर्स करने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्चो, ठीक है ना। The size of assets, profitability and competitiveness are all affected by this decision. Assets भी affect होते हैं, profitability भी affect होती है और competitiveness भी affect होती है इन decisions के कारण, and they need to be taken with utmost care, ठीक है ना। और इनको बहुत ही ध्यान से लेना पड़ता है। Then short term investment decisions are also called working capital decisions. इनको working capital decisions बोलते हैं. These are concerned with decisions about level of cash, inventory, receivables. ठीक है कि आपको कितना कैश रखना है, कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना है एंड कितने रिसीवेबल्स, मतलब कितना पैसा भी आपने लोगों से लेना है. These affect day-to-day working of a business. These affect liquidity as well as profitability of a business. अब वो day-to-day working को भी affect करते हैं और वो profitability को भी और liquidity को भी affect करते हैं. Then efficient cash management, inventory management and receivables management are essential parts of good working capital management. ठीक है ना. तो वही यहाँ लिखा जो उसमें आता है कि उसको अच्छे से मैनेज करेंगे एफिशिएंटली, तो ये सारा कुछ पार्ट है गुड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के. देन वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इसके कुछ फैक्टर्स हैं. सो इसको लर्न करने का तरीका क्या है? इसका लर्न करने का तरीका ये है, 3 फैक्टर्स हैं. आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, क्राई, ठीक है, क्राई लर्न कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्या है हमारा, सी से है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. देन वी हैव रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है. देन वी हैव इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. सो आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं इसके फैक्टर्स को. इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स मीन्स क्राई, ठीक है. पहला कौन सा था,
कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब when a company takes an investment decision, it expects to generate cash flows over a period of time. Obviously cash flow क्या होता है? कैश कमाना, कैश आना, बिजनेस में आना, ठीक है, पैसा आना. These cash flow are in a form of cash receipts and payments. The amount should be carefully analyzed before considering a capital budget decision. Okay, then we have rate of return. The most important criteria is rate of return of the project. The calculations are based on expected returns and risk involved. ठीक है, so अब कोई भी बंदा कैपिटल बजटिंग डिसीजन 100 करोड़ बिजनेस में क्यों लगाएगा? क्योंकि उसको रिटर्न भी उतना चाहिए, जितना रिस्क लेगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, तो वो इसलिए जितना ज़्यादा लगाएगा उतना ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्ट करेगा वो उससे. ओके, देन वी हैव इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. The investment decision involves a number of calculations like amount of investment, cash flows, rate of return and interest rate. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है? नंबर ऑफ़ कैलकुलेशंस होती है, जैसे कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितना कैश फ्लो आएगा, कितना रिटर्न आएगा और कितना इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना. सो इन सब डिसीजंस, इन सब कैलकुलेशंस के बेस पे ये डिसीजन लिया जाता है. और अलग अलग टेक्निक्स होती है जिनसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को देखते हैं कि मतलब हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इधर बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ की जाती है. अगर कोई अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर है तो वो अच्छी तरह कैपिटल बजटिंग डिसीजन को बहुत ही सोच समझ के लेता है. देन वी हैव फाइनेंसिंग डिसीजन. Financing decision is concerned with the decisions about how much to be raised from which source. मतलब कि कितना हमें कहाँ से उठाना है, ठीक है, कितना कहाँ से उठाना है. This decision determines the overall cost of capital and the financial risk of the enterprise. अब ये decision क्या कहता है? Overall cost बताता है and financial risk of the enterprise, ठीक है, कि आपको कितना कॉस्ट लगेगा और आपकी कितना सारा रिस्क इन्वॉल्व है. इसके फैक्टर्स क्या है? अब इसके फैक्टर्स है आपका कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो. कैश फ्लो आपका उसमें भी था तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ये याद रखेंगे, इसमें भी कैश फ्लो है, उसमें भी कैश फ्लो था, ठीक है ना, दोनों में कैश फ्लो है. उसके बाद कॉस्ट देखिए, तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट, ठीक है. कॉस्ट हर जगह से आप जितना रेज करेंगे उतनी डिफरेंट रहेगी कॉस्ट. अगर आप डेट से जा रहे हैं अलग कॉस्ट लगेगी, इक्विटी पे जा रहे हैं अलग कॉस्ट लगेगी. अ वाइज फाइनेंशियल मैनेजर वुड ऑप्ट फॉर सोर्स विच इज़ द चीपेस्ट. ऑब्वियसली कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर जो अच्छे डिसीजंस लेता है वो चीपेस्ट सोर्स पे जाएगा, सस्ते वाले सोर्स पे, राइट. देन रिस्क एसोसिएटेड यानी कि रिलेटेड विद ईच ऑफ द सोर्स इज़ डिफरेंट. हर सोर्स के साथ जो रिस्क है वो डिफरेंट होगा. अगर आप डेट ले रहे हैं अलग रिस्क होगा, इक्विटी दे रहे हैं तो अलग रिस्क होगा. देन फ्लोटेशन कॉस्ट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है. द फंड रेजिंग एक्सरसाइज कॉस्ट समथिंग नोन एज, मतलब कि ये क्या होता है? जहाँ से भी आप फंड्स रेज कर रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी. जैसे मैं बता रही थी ना, लाइक जब मैंने कहा कि मैंने जब डेट लिया 1 लाख का तो उसके ऊपर मेरे को 10,000 क्या लगा, 10,000 मेरे को इंटरेस्ट लगा और 1,000 मेरे को और कॉस्ट लगी. कॉस्ट क्या लगी? वो कॉस्ट होगी फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है. सिमिलरली जब मैं इक्विटी शेयर्स इशू कर रही हूँ तो मेरे को कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी उन सब के लिए और कुछ और चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी. जो ये ऊपर की कॉस्ट होती है इसको मैं फ्लोटेशन कॉस्ट बोलती हूँ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. और कह रहे हैं जितनी ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होगी उतना कम अट्रैक्टिव होगा सोर्स. ऑब्वियसली हमें उतने पैसे पे करने पड़ेंगे और उसकी तरफ नहीं जाएंगे, मतलब कि हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस द अट्रैक्शन. देन cash flow position of the company. A strong cash flow position may make debt financing more viable than funding through equity. अगर आपका कैश फ्लो ज़्यादा है तो आप इंटरेस्ट इंटरवल्स पे कर सकते हैं, ठीक है ना. इंटरवल्स पे आप जो इंटरेस्ट है वो पे कर सकते हैं, तो इसलिए उस टाइम पे आपको डेट के लिए जाना चाहिए, इक्विटी नहीं बांटनी चाहिए. देन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. इफ़ अ बिजनेस हैज़ हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे कि बिल्डिंग, रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं आप मान लें,
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हाई एक्सपेंसिव है, तो आप डेट के लिए नहीं जाएंगे, तो आपको इक्विटी के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, मोर ऑफ डेट फाइनेंसिंग नहीं आएगा या मोर ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, वही आई वॉज कन्फ्यूज इन दिस ना। सो यहाँ पे क्या है, लोअर डेट फाइनेंसिंग इज़ बेटर। अगर आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस देने पड़ रहे हैं तो आप इंटरेस्ट का भी एक्सपेंस बीच में नहीं डाल सकते, वो आपके लिए बर्डन बन जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इक्विटी फाइनेंसिंग को प्रेफर करना चाहिए इस केस में। देन कंट्रोल कंसिडरेशन, इश्यूज ऑफ मोर इक्विटी मे लीड टू डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस। ठीक है, अगर आप इक्विटी बांट रहे हैं 100% में से, 100% में से अगर आपने 50% डाइल्यूट कर दी, तो मीन्स अब मेरा जो अपनी कंपनी के कंट्रोल है वो सिर्फ हाफ कंट्रोल रह जाएगा। जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, जितने और लोग होंगे जिनके पास शेयर्स होंगे, उन सब के पास जो है इतना राइट होगा कि वो इस कंपनी के जितने भी डिसीजंस है उसमें अपना, मतलब कि डिसीजंस लेने में उनका भी राइट होगा। ठीक है ना। सो डेट फाइनेंसिंग हैज़ नो सच इम्प्लीकेशन, और डेट में ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपने डेट लिया बस आपको इंटरेस्ट दे के इसको छोड़ देना है। कोई डेट पे आपसे आपकी कंपनी के वोटिंग राइट्स नहीं मांगेगा। कंपनीज अफ्रेड ऑफ टेक ओवर बिड, टेक ओवर बिड मीन्स अगर आपकी कोई कंपनी खरीद ले पूरी, दे शुड प्रेफर डेट टू इक्विटी। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, डेट प्रेफर करना चाहिए, दे शुड प्रेफर डेट, जिनको भी टेक ओवर बिड से डर लगता है, राइट। देन स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, हेल्थ ऑफ कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। When stock market is rising, जब स्टॉक मार्केट राइज होता है, मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी। ठीक है, जब स्टॉक मार्केट राइज हो रही होती है तो ज़्यादा पीपल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। पर अगर डिप्रेस हुए कैपिटल मार्केट तो इक्विटी शेयर जो है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी कंपनी टू इशू। ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में क्या होता है, जब इंक्रीज होती है, ठीक है, राइज हो रही होती है, तो पीपल इक्विटी ज़्यादा इशू करते हैं और वो कर भी पाते हैं। और जब डिप्रेस जो होती है मार्केट, ठीक है, ऐसे काफ़ी स्टेजेस आते हैं जब वो डिप्रेस हो जाती है। सो व्हेन इट इज़ डिप्रेस तब कोई इशू ही नहीं करता इक्विटी शेयर को, इट इज़ डिफ़िकल्ट एट दैट स्टेज। देन वी हैव थर्ड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इसके अंदर आता है द डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व्स हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस। ठीक है, ये उसके यहाँ पे आपने रिटेन्ड वर्ड सुना हुआ है, +1 से रिलेट करें। +1 में वी रेड रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता था, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। उसके अंदर क्या होता था कि जितना पैसा आपने लगाया है उससे आपको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना पैसा आपने कमाया है। तो इसके अंदर भी वही है, वो कह रहे हैं डिविडेंड डिसीजन में कितना पैसा, अगर सपोज करो मेरे को 1 लाख रुपए जो है वो मैंने अपने बिज़नेस से कमाया है और 2 जो है वो मेरे बिज़नेस के ओनर, एक मैं और एक मेरा दोस्त। तो क्या होगा, और हमारा जो शेयर है वो इक्वल है, सेम रेशियो है, हाफ हाफ। तो क्या कह रहे हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम हाफ हाफ कहते हैं तो मैं 40,000 रखूँगी और अपने फ्रेंड को भी 40,000 दूंगी, और जो बाकी है जो 20,000 बच रहा है वो हम दोबारा जो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देंगे। तो उसको मैं क्या बोलूँगी, रिटेन्ड अर्निंग्स है मेरी। और यही डिविडेंड डिसीजन है कि हम कितना अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड कितना हम जो है अपने आप को डिविडेंड दे रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हैं। ठीक है, द डिविडेंड कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट इनकम, री इन्वेस्टमेंट एज रिटेन्ड अर्निंग increases the firm's future earning capacity. So extent of retained earnings influences the financing decision of the firm. ठीक है ना। पर इसमें एक चीज़ है, एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वाला डिसीजन लेना है, क्या कि इट शुड मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब मेरे को 40,000 की नीड थी उस टाइम पे, तो मैंने उतना ही निकाला बिजनेस से। अगर सपोज मेरे को होता कि मैंने इससे ज़्यादा लेना है तो हम क्या करते, 45 जो है वो हम बांट सकते थे, या पूरा 50-50 भी बांट सकते थे। ये नहीं है कि हमने देना ही देना है अपनी कंपनी में वापस पैसा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन,
इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं, इसके तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं. So first factor, dividends are paid out of current and past earnings. Therefore, earning is the major determinant of dividend decision. Major determinant क्या है? Earnings. ठीक है. सो करंट अर्निंग्स और पास्ट अर्निंग्स ऑब्वियसली आप क्या पता आपने फ्यूचर में कितना कमाना है, सो उसमें से तो आप दे ही नहीं सकते. सो करंट एंड पास्ट ये तो ऑब्वियस ही बात है. देन स्टेबिलिटी अर्निंग्स. Other things remaining the same, a company with stable earning can declare higher dividends. जिस कंपनी के पास stable earning है, it can declare higher dividends. Why so? Because अब देखो ज़्यादा डिविडेंड, ऑब्वियसली जिस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट बांट भी सकता है, ठीक है ना. और जिसकी अनस्टेबल है वो कम देगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि हाँ अगले साल क्या पता हम गिर जाए, तो वो कम प्रॉफिट देगा. Then stability of dividends. Companies follow policy of stabilizing dividend per share. The increase in the dividends is generally made when there is confidence that their earning potential has gone up and not just the earnings of the current year. So वो इसमें बहुत important चीज़ कह रहे हैं कि वो अगर पहले मैं सपोज करो एक शेयर पे मैं दे रही थी 5,000, ठीक है, 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहे थे. अब हम क्या करें, एक शेयर पे अब हम इनको 10,000 का प्रॉफिट दे रहे हैं, डबल द प्रॉफिट. ठीक है. क्यों? अब ये शेयर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? वाई? बिकॉज अब मैंने इस साल जो है 2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. 2 करोड़ रुपए जो है वो मैंने कमा लिए हैं. ठीक है. जबकि पिछले साल मैंने कितना कमाया था? 1. और उससे पिछले साल मैंने 50,000 कमाया था. तो जैसे जैसे मेरा ये बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि मैं अपने का शेयर्स का प्राइस भी बढ़ा रही हूँ. ठीक है ना. तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है तो मैं अपने शेयर्स का प्राइस भी बढ़ा रही हूँ. पर अगर सपोज करो ये था कि अगर मैं 50 के बाद अगर मैं 50 पे ही थी और एक साल मैंने 2 करोड़ कमा लिया, ठीक है, 2 करोड़ कमा लिया, अगले साल मेरे को है कि मैंने फिर से 50 पे पहुंच जाना है, तो मैं अपना शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा सकती, उस केस में नहीं बढ़ा सकती. पर अगर मेरे को पता है कि मैंने अगले साल भी बढ़ाना है, मतलब अगले साल भी इट विल ग्रो, तो मैं बढ़ा सकती हूँ. ठीक है. वही यहाँ पे लिखा है कि हम सिर्फ बेस्ड ऑन करंट ईयर ही सिर्फ नहीं कर सकते, हमें अपना ओवरऑल सारा कुछ डिटरमाइन करना पड़ेगा. ठीक है ना. देन वी हैव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. कंपनीज विद गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग्स सो टू फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो कंपनीज जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो अपनी ज़्यादा रिटेन अर्निंग्स निकालती हैं. ठीक है. और इनके जो ग्रोथ कंपनीज़ में डिविडेंड होती है वो कम मिलती है, बिकॉज उनको रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो ज़्यादा निकालनी होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए. ठीक है. देन कैश फ्लो पोजिशन. द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश. ठीक है. जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इट इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश. ठीक है. अगर ऑब्वियसली अब आपको प्रॉफिट देना है किसी को तो आपके हाथ से पैसा जाएगा, आउटफ्लो. ठीक है ना. अ कंपनी मे बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश. एक कंपनी, अब यही यहाँ पे फ़र्क आ गया प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में. ठीक है. अब एक कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है बट इट मे नॉट बी लिक्विड, मतलब कि इट कैन बी शॉर्ट ऑन कैश. ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इज़ नेसेसरी फॉर डिविडेंड डिक्लेरेशंस. और अगर आपके पास कैश है तो ही आप क्या है डिविडेंड डिक्लेरेशंस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस. वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स मैनेजमेंट मस्ट कीप इन माइंड द प्रेफरेंसेज ऑफ द शेयर होल्डर्स. मतलब जो करंट ओनर्स हैं, ठीक है, करंट शेयर होल्डर्स हैं, करंट ओनर्स हैं, उन सबकी प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है. If the shareholders wanted at least a certain amount is paid as dividend, the companies are likely to declare the same. तो ये नहीं है कि वो अपनी कंपनी में अगर आपको 10,000 मिलता है हर महीने, तो ये नहीं है कि वो आपको कह रहे हैं आपको अब से 9,000 मिलेगा क्योंकि हमने उसमें से 1,000 जो है कंपनी में रिटेन करना है. ये केस बिल्कुल नहीं बन सकता है. ठीक है. ये केस बिल्कुल भी नहीं बन सकता है. ठीक है. क्योंकि दे वांट कि हमें 10,000 ही चाहिए, सो उनको 10,000 ही मिलेगा. देन वी हैव टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी क्या होता है, इसके अंदर मैं अब ऊपर से बता रही हूँ. इसके अंदर बस ये पढ़ना है, लास्ट पॉइंट देख लो. डिविडेंड्स जो है दे आर फ्री टैक्स. ठीक है. डिविडेंड्स में कोई टैक्स नहीं लगता. और
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज लेविड अपॉन द कंपनीज पे थोड़ा सा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, वैसे डिविडेंड्स जो हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ टैक्स, ठीक है ना। देन स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या होता है? इन्वेस्टर्स व्यू एन इंक्रीज इन डिविडेंड एज गुड न्यूज़ टू एंड स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट पॉजिटिवली टू इट। मतलब कि अगर डिविडेंड जो है, अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो स्टॉक मार्केट का प्राइस भी इंक्रीज़ होगा, अगर डिविडेंड जो डिक्रीज़ हो रहा है तो स्टॉक मार्केट का प्राइस भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। मतलब कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। सो ये आपको दोनों देखना है। देन वी हैव एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लार्ज कंपनीज हैव ईजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट एंड डिपेंड लेस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स टू फाइनेंस देयर ग्रोथ। सो लार्ज कंपनीज क्या करते हैं, उनको कैपिटल मार्केट में बहुत ईजिली जगह मिल जाती है, जैसे कि वो अपने शेयर्स बांट देते हैं, बहुत ईजिली उनके लग भी जाते हैं शेयर्स। सो इसलिए वो रिटेन अर्निंग्स पे इतना डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि जो दूसरी स्मॉलर कंपनीज होती है उनको अपने रिटेन अर्निंग में से निकालना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट वेल नोन कि कैपिटल मार्केट में उनको अच्छी जगह मिल जाए, ठीक है ना। Then legal constraints. Certain provisions of the Companies Act place restrictions on payouts as dividends. Such provisions must be adhered while declaring the dividend. Obviously कुछ legal constraints होते हैं तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली सो उन सबको माइंड में रखते डिसीजन लेते हैं। देन कंट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, अगर आपने कहीं से लोन लिया है, ठीक है, और जो जिसने लोन दिया है आपको, जो लेंडर है उसने आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है डिविडेंड के ऊपर, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उसके जो रिस्ट्रिक्शन को नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। सो आपको उस लोन एग्रीमेंट के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे बस इतना था। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो ओवर हो गया है। लेट्स मीट इन द पार्ट 2।